बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में है, हमने लॉग एट के जो तैयारी है उसके हवाले से ये एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ऐसे दोस्त जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की थी, जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये इनिशियल स्टेज पे बहुत ही मुफीद वीडियो है। अगर वो इसको सुन के और साथ साथ तैयारी अपनी स्टार्ट करें और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें तो ईज़िली वो पेपर में पास हो सकते हैं। इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें हमने सीपीसी का सेक्शन पोर्शन कवर किया था, वो भी 10 मार्क्स का था। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीपीसी का जो बकिया रिमेनिंग 10 मार्क्स हैं ऑर्डर एंड रूल में से वो है। ये नहायत ही आसान पोर्शन है, इसमें आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस करें और साथ साथ बेर एक्ट से भी तैयारी अपनी जारी रखें, उसको भी पढ़ें। हमारा ही जो वीडियो बनाने का मकसद है उसमें सिर्फ हमने ये वाज़ह करना है जो हमारे पास है, उससे हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें। आपने साथ बेर एक्ट से भी तैयारी करनी है, इसे भी पढ़ना है और साथ बेर एक्ट को भी पढ़ना है। सिर्फ आपने इस वीडियो पर रिलाई नहीं करना। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको प्रॉपरली तौर पर गाइड कर सकें सिलेबस के हवाले से, और जो वर्डिंग इस्तेमाल होती है, जो स्टेटमेंट आती है लॉग एट के पेपर में, उस तरह की सारी वो सिलेबस में जो वर्डिंग और पेपर में जो स्टेटमेंट आती है वो हम आपको समझा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्डर है ये पार्टीज़ के हवाले से। जब भी एक दावा दायर होता है तो उस दावे में दो पार्टीज़ होती हैं। दो का मतलब एक प्लेंटिफ दूसरा डिफेंडेंट। दो से पार्टीज़ दो हैं लेकिन प्लेंटिफ एक से ज़्यादा हो सकते हैं और डिफेंडेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब जो दायर करने वाला है वो भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और जिनके ख़िलाफ़ दायर किया जा रहा है वो भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनको हम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट सिर्फ दो ही कहते हैं। ये जो सूट होता है, सूट के हवाले से सीपीसी में दो पार्टीज़ हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। और इसमें जो सबसे अहम जो रूल में से आर्डर है, रूल 1 में से आर्डर 10 है, वो पार्टीज़ के हवाले से मिसजेंडर और नॉन जेंडर है। ऐसी पार्टी जिसको आप गलती से पार्टी बना बैठे, या ऐसी पार्टी जिसके खिलाफ दावा दायर हो गया लेकिन पार्टी के खिलाफ दावा दायर हो गया लेकिन उसे पता ही नहीं। जब उसे पता चलता है तो अदालत में आती पार्टी और वो 110 की एप्लीकेशन देती है कि मुझे भी इसमें पार्टी बनाया जाए, और कोर्ट उसे पार्टी वो दरख्वास्त मंजूर करते हुए उसे पार्टी बनाती है कि ये फरीक इस मुकदमे में लाजमी होना चाहिए या इसका इस मुकदमे से कोई राइट मुंसलिक है, इस वजह से वो पार्टी बन जाता है। और दूसरा जो है मिसजेंडर, जब एक बंदे को गलत तरीके से उस सूट में ऐड कर दिया जाए एज ए पार्टी, जब उसे ऐड कर दिया जाएगा तो अदालत खुद भी उसे रिमूव करने का आर्डर दे सकती है, या वो खुद थ्रू एप्लीकेशन भी इस मुकदमे से, उस सूट से वो अपने आप को खारिज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे इस मुकदमे से खारिज किया जाए, मैं ज़रूरी नहीं हूँ, जो नेसेसरी पार्टी है मैं इसमें नेसेसरी पार्टी नहीं हूँ। ये पार्टी के हवाले से था। और ये भी तकरीबन हर दफ़ा इसमें एक का सवाल आता ही आता है इस आर्डर में से, और इस आर्डर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आर्डर 1 और रूल 10 है इसका। इसके बाद आर्डर 6 है, प्लीडिंग के हवाले से है। वर्ड प्लीडिंग है जो इसमें इंक्लूड है प्लेंट भी और रिटर्न स्टेटमेंट भी। प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब जो दावा होता है, जो मुकदमा होता है, जो सूट होता है, जब फाइल होता है अदालत में तो उसके जो रिस्पॉन्ड में रिटर्न स्टेटमेंट रिप्लाई आता है जिसे जवाब दावा बोलते हैं, इन दोनों को दायर हम जो करते हैं वो, और उसके बाद जो उसके रिस्पॉन्स में रिबर्टल में जो रिटर्न रिप्लाई आता है, दोनों को मिला के प्लीडिंग बोलते हैं। प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब दोनों को प्लीडिंग बोलते हैं, एक को प्लीडिंग नहीं बोलते। ये है प्लीडिंग की डेफिनेशन। और उसके बाद जो इसमें है इंपॉर्टेंट रूल, वो है रूल 15, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग क्या होता है? जब हम एक दावा लिखते हैं, दावे के जब तमाम ज़िमनात लिखे जा रहे होते हैं, सबसे आखिर में एक साइड पे हम लिखते हैं जी इस्तदा, और दूसरी साइड पे, जिस साइड पे हम बदरिया काउंसिलर, उसके ऊपर लिखा होता है तस्दीक। वो कंफर्म करता है कि जो तमाम दरख्वास्त ज़िमनात हैं ना वो बिल्कुल बेहतरीन है, दुरुस्त व तस्लीम शुदा है। हालांकि वो समटाइम जो प्रैक्टिस में यही होता है कि वकील साहब खुद ही तस्दीक कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो प्लेंटिफ होता है दावा करने वाला, वो खुद भी तस्दीक कर रहा होता है, उसका वो जो थंब इम्प्रेशन होता है, साइन होते हैं। ये है आर्डर 6 और रूल 15 के हवाले से कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लेंट, कि वो जो अपने दरख्वास्त जो प्लेंट होती है वो वेरीफाई कर रहा होता है, उसके बाद वकील साहब वेरीफाई करते हैं। ये वेरिफिकेशन है।
इसके बाद आर्डर 6 है, रूल 16 है। आर्डर 6 और रूल 16 में सिर्फ एक ही चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है स्कैंडुलस मटेरियल, कि ऐसी प्लेंट प्लेंट का मतलब ऐसी प्लीडिंग है जो अपोजिट प्लेंट होगी, प्लीडिंग होगी, मतलब आपके रिबर्टल में चाहे आप डिफेंडेंट है और प्लेंट में लिखा गया, या आप प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट ने रिटर्न अप्लाई में सबमिट करवा दिया, उसमें जो स्कैंडुलस मटेरियल होगा उसको ख़त्म करवाने के लिए जो आप एप्लीकेशन देंगे वो आर्डर 6 रूल 16 के तहत होगी कि इस प्लेंट में से फलां फलां चीज़ें ख़त्म कर दी जाए, ये स्कैंडुलस मटेरियल है। ये आर्डर 6 और रूल 16 है। इसमें उन्होंने क्लियरली तौर पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये जो विच मे बी अननेसेसरी स्कैंडलस फ्रिवलेस एंड वैकेशियस और विच मे ट्रेंड टू प्रेजुडिस एम्बैरस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट, मतलब ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल वो इररेलेवेंट है, वो चीज़ें ख़त्म करवाने के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है वो आर्डर 6 रूल 16 की है। लेकिन जो पेपर के हवाले से वो स्कैंडलस मटीरियल आएगा, स्कैंडलस मटीरियल, ये आपने याद रखना है जी। इसके बाद जो आर्डर 6 रूल 17 है, आर्डर 6 रूल 16 में हमने पढ़ा था अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग अपोजिट, जो हमारे खिलाफ होगी उसको अमेंड करवाने के लिए हम एप्लीकेशन देंगे। और ये जो आर्डर 6 और रूल 17 है इसमें हम अपनी प्लीडिंग को अमेंड करवाने के लिए जो एप्लीकेशन देंगे वो होगी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। हम अपनी प्लीडिंग को अमेंड, फॉर एग्जांपल समटाइम इस तरह होता है कि आप दावा दायर करते हैं और जो दावा दायर करने वाला होता है वो या उसका कोई मतलब जो पार्टी होती है प्लेंटिफ होता है उसमें से कोई फौत हो जाता है। अब उसके जो वारसन या अमेंड करवाने के लिए उसको वारसान को उसका बनाने के लिए अमेंड करवाने के लिए वो जो हम एप्लीकेशन देंगे वो हम आर्डर 6 और रूल 17 के तहत देंगे। सर आर्डर नंबर 7 है प्लेंट के हवाले से। प्लेंट जो हम सूट फाइल करते हैं, जो दावा हम फाइल करते हैं, वो हमारी फाइल जो दावा फाइल कर रहे होते हैं उसके जो कंटेंट होते हैं, उसका जो फॉर्मेट होता है, आर्डर 7 हमें उसके हवाले से बताता है। अगर हम देखें तो सबसे पहले उसने बताया कि नेम ऑफ़ द कोर्ट, जो टॉप पे बॉटम पे लिखा होता है कि नेम ऑफ़ द कोर्ट, और उसके बाद जो प्लेंटिफ की प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, प्लेंटिफ है, और उसके बाद उसका नेम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस है रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, पहले प्लेंटिफ का उसके बाद डिफेंडेंट का, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद जो दावा हम कर रहे होते हैं दावे का टाइटल होता है, फिर काज ऑफ एक्शन होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं दावे की फर्स्ट से लेके कोर्ट नेम से लेके आखिरी इस्तदा तक, वो आर्डर 7 हमें बताता है। आर्डर 7 वो प्लेंट का पूरा फार्मेट हमें बताता है कि ये चीज़ें होंगी, इस तरह ये चीज़ें सारी फार्मेट होगा, इस दावे का ये फार्मेट होगा, ये चीज़ सबसे पहले आएगी, ये आखिर में आएगी, ये आर्डर 7 हमें बताता है। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से और जो हम क्लेम कर रहे हैं, जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हमें बताता है आर्डर 7 कि जो चीज़ें हम क्लेम कर रहे हैं और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ईच एंड एवरीथिंग। आर्डर 7 में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है वो है 10। जो आर्डर 7 रूल 10 है इसमें है रिटर्न ऑफ प्लेंट, कि प्लेंट कब कब वापस की जाएगी और क्यों वापस की जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। प्लेंट जब हम दावा दायर करने जाएंगे अगर उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी या वहाँ पे उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, या जो हमने सेक्शन 6 पढ़ा था पिकनरी जुरिस्डिक्शन, इस हवाले से जो सारी चीज़ें होंगी दावा वापस कर दिया जाएगा कि आप रिटर्न, ये प्लेंट रिटर्न कर लें, ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। आपका दावा बिल्कुल बनता है लेकिन ये आपकी जुरिस्डिक्शन या आपका फोरम नहीं है। ये है आर्डर 7 और इसका रूल 10। इसमें इसने रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में बताया कि प्लेंट कब कब वापस होगी। उसके बाद उसने बताया हुआ है जब प्लेंट वापस होगी तो जो कोर्ट है, जो जज है, वो किस तरह वापस करेगा। जब रिटर्न करेगा उस पर नेम, पार्टी नेम जो प्रेजेंट कर रहा होगा वो, और उसके बाद वापस करने की वजह लिखेगा, रीज़न लिखेगा, ये सारी चीज़ें वो लिख के फिर रिटर्न करेगा ये दावा। इसके बाद आर्डर 7 है, इसका रूल 11 है। इसमें सिंपल उसने चीज़ें बताई हैं कि कब कब सूट, पहले आर्डर 7 और रूल 10 में हमने पढ़ा था रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे रिजेक्ट होगा, रिजेक्शन होगी। उसने रिजेक्शन लिखी है, सूट बार्ड बाई लॉ होगा या प्रॉपर्ली स्टैम्प नहीं होगा, उसका जो वैल्यूएशन होगी वो पूरी नहीं होगी, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न नहीं होना, उसने रिजेक्ट कर देना है।
ऑर्डर 7 रूल 11 में ये लिखा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अक्सर पूछा जाता है और इसमें जो वो वर्ड यूज़ करता है वो पूछता है कि जब ऑर्डर 7 और रूल 11 में सूट कब कब रिजेक्ट होगा, जब बार्ड बाई लॉ होगा और उसके बाद प्रॉपर्ली स्टैम्प नहीं होगा या प्रॉपर्ली वैल्यूड नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होंगी तो सूट रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर उसका फॉर्म ना बनता हुआ तो फिर रिटर्न होगा। रिटर्न जो है वो ऑर्डर 7 है और रूल 10 है। इसके बाद आर्डर नंबर 8 है, ये रिटर्न स्टेटमेंट है, सेट ऑफ है, काउंटर क्लेम है। रिटर्न स्टेटमेंट जो हम दावा दायर करते हैं, जो इसके रिबर्टल में जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, जो रिटर्न रिप्लाई होता है, जवाब दावा होता है, उसे रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। और इसमें जो आर्डर 8 है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम का क्या मतलब होता है? काउंटर क्लेम का मतलब होता है इसके रिबर्टल में जो हमने दायर किया कि हमने इतने पैसे या ये चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं, जो रिलीफ हम डिमांड कर रहे हैं, जो डिफेंडेड होता है उसके रिबर्टल में जो अपना क्लेम डिमांड कर लेता है कि ये इस तरह नहीं, इस तरह ये चीज़ मुझे इसे चाहिए, मैंने इसे फ़लाँ चीज़ लेनी है या इतने पैसे मैंने लेने हैं, वो दावे में काउंटर क्लेम कर सकता है। उसमें उसने ये नहीं करना कि जी मैं दोबारा दावा दायर करूँ। दावा दायर भी कर सकता है लेकिन दावा दायर करने से पहले वो काउंटर क्लेम कर सकता है। इसमें एक चीज़ वो मद्देनज़र रखेगा, वो ये चीज़ है कि जो कोर्ट में दावा चल रहा है क्या उसकी इतनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है कि जितनी मालियत का वो अपना क्लेम कर रहा है उस मालियत के लिहाज से ये अदालत का दायरा अख्तियार है, ये अदालत सुन सकती है या नहीं सुन सकती। ये इसका काउंटर क्लेम है या सेट ऑफ है। मतलब आप रिबर्टल में जो चीज़ आप क्लेम कर रहे हैं, जो अपना दावा या अपनी कोई रिलीफ अपना क्लेम करते हैं, वो काउंटर क्लेम है। आप सेम जो रिटर्न रिप्लाई है उसमें भी क्लेम कर सकते हैं। जी ऑर्डर नंबर 9 है, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। के जब पार्टी अपीयर होगी या ना अपीयर होगी उसके जो कंसिक्वेंसेज होंगे वो चीज़ें इस ऑर्डर में डिस्कस की गई हैं। अगर दावा फाइल हो जाता है और उसके बाद दावा डिसमिस हो जाता है, नॉन प्रोसिक्यूशन जो दायर करने वाला होता है वो उसकी पैरवी नहीं करता, तो वो अगर डिसमिस हो जाता है उसको रिस्टोर करवाने के लिए वो नया दावा दायर करने के बजाय उसको भी रिस्टोर करवा सकता है। रिस्टोर करवाने के लिए जो उसने टाइम बताया वो 30 दिन है। और इसी तरह वो नया दावा दायर करने की बजाय वो दोबारा उसे बहाल करवा सकता है। आर्डर 9 इस हवाले से है। जी आर्डर 9 में जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो आर्डर 6 है, आर्डर 9 है। आर्डर 6 जो सॉरी आर्डर 9 का जो रूल 6 और रूल 13 है, रूल 6 है जो वो हमें बताता है एक्स पार्टी डिग्री के हवाले से कि कब कब एक्स पार्टी डिग्री होगी और उसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले जो प्लेंटिफ है वो उसकी मुकम्मल जो तलबी होगी वो करवाएगा, अखबार इश्तिहार नोटिस सारी चीज़ें करवाएगा। और तब जब भी वो जो डिफेंडेंट है अगर तभी अपीयर नहीं होता उसके बाद एविडेंस होगी। वैसे ही जो प्रोसीजर है वो एविडेंस होती है, लेकिन एज पर सीपीसी विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस वो एक्स पार्टी डिक्री कर सकता है। ये आर्डर 9 और रूल 6 है कि जो पूरा में प्रोसीजर बताया गया एक्स पार्टी डिक्री का, कि एक्स पार्टी डिक्री कब होगी, मुकम्मल इसमें जो प्रोसेस होगा वो सारा अडॉप्ट किया जाएगा। इसके बाद आर्डर 9 है, रूल 13 है कि सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट है। कब कब डिक्री जो होगी सेट असाइड होगी, कैसे सेट असाइड होगी, कौन कौन सी प्ली ले सकते हैं, समन नॉट डिलीट सर्व्ड है, उसके बाद सफिशिएंट काज है। और रेमडीज़ अगेंस्ट एक्स पार्टी इसमें बताई गई हैं कौन कौन सी रेमडीज़ हैं। आप 9/13 की एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके बाद आप इसमें अपील में जा सकते हैं। ये सारी जो इसकी रेमडीज़ हैं वो सारी सेक्शन में डिटेल में बताई गई हैं। और अगर वो लॉ गैट में पूछता है कि जो 9/13 है वो किस हवाले से, तो ये सेटिंग असाइड के हवाले से एक्स पार्टी डिक्री है। जी आर्डर 39 है। आर्डर 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल लाजमी लॉ गैट में हर दफ़ा इसमें से आता ही आता है और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आएगा। इसे आप बड़े गौर से और अच्छी तरह पढ़ें भी, यहाँ से भी सुने और बेर एक्ट से भी पढ़ें अच्छी तरह। ये स्टे के हवाले से टेम्परेरी इंजंक्शन है। जो ज़रूरी जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्टे ग्रांट करने के लिए वो हैं प्रेमा फाई केस आपके हक़ में बनता हो, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हो और इर्रेपरेबल लॉस हो। अगर स्टे ग्रांट नहीं होता तो जो प्लेंटिफ है वो डिमांड करे कि मुझे इर्रेपरेबल लॉस होगा। ये जो तीनों इसके इंग्रेडिएंट्स हैं अगर ये होंगे तो उसे स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा कि प्रेमा फाई उसके हक़ में केस भी बनता हो। 39 में लाजमी एक का सवाल आता है जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है जी
वो रूल नंबर 4 है कि कब स्टे वो वकेट होगा या खारिज होगा, कौन सी कोर्ट उसे खारिज करेगी, वही कोर्ट उसे खारिज करेगी। उसी में एप्लीकेशन दी जा सकती है, कितने दिन के लिए ये स्टे ग्रांट किया जाएगा, टम्परेरी कब होगा, परमानेंट कब होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं उसने रूल 4 में बताई गई कब कब ये खारिज होगा। तो लिहाजा इसमें लाजमी एक आध सवाल आना ही आना है, तो इसे आप अच्छी तरह तैयार करें जी। आर्डर 41 है, आर्डर 41 है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री का क्या मतलब है, ये मिस्टेकली डिक्री लिखा गया, डिक्री है ये लफ्ज़। ओरिजिनल डिक्री जो हमने पढ़ा था सेक्शन 15 था, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड लोएस्ट ग्रेड, कि जो भी सूट फाइल होगा सबसे पहले लोएस्ट ग्रेड में होगा, जहाँ उसका पहला फॉर्म होगा। यहाँ भी सेम चीज़ है कि जो डिक्री पहली सिविल कोर्ट होगी वो ओरिजिनल डिक्री होगी, उसके बाद कोई कुछ डिक्रीज होती हैं जो अपीलेट कोर्ट जाके पास करता है, अपील में पास होती हैं, वो ओरिजिनल डिक्री नहीं होती। आर्डर 41 में उसने बताया है कि जब आप एक डिक्री के ख़िलाफ़ अपील करेंगे तो जो अपील का जो फॉर्मेट होगा वो अपील आपने किस तरह तैयार करनी है, उसमें मेमोरेंडम होगा, फिर आपने उसमें जो अटेस्टेड कॉपी लगानी है, और उसके बाद अपील में क्या क्या जो एक्शन हो सकता है, उसमें ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन आपने बतानी है, अपील रिजेक्ट हो सकती है, रिटर्न हो सकती है करेक्शन के लिए, या एक्सेप्ट हो सकती है, और उसके साथ जो आपने स्टे एप्लीकेशन लगानी है एग्जीक्यूशन के लिए कि जो डिक्री पास होगी उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे लगा दिया जाए। डिसमिस हो सकती है नोटिस के बगैर, या पार्टीज़ को नोटिस भी हो सकते हैं, इशू फ्रेम हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकती है, अपीलेट कोर्ट जो एडिशनल एविडेंस है उसके लिए कॉल कर सकती है, या जो जब भी ये एडमिट होगी उससे पहले नोटिस होंगे, बहुत पार्टीज़ को नोटिस होंगे, और फिर जो अपील होगी वो एडमिट होगी। नोटिस इसके लिए पहले लाजमी होते हैं, नोटिस पहले ज़रूर होते हैं। इसके बाद जो आखिरी ऑर्डर करना है वो ऑर्डर 43 या सीपीसी का अपील फ्रॉम ऑर्डर्स है कि तमाम ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते। इसमें मुकम्मल एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से ऑर्डर हैं जिनके खिलाफ अपील हो सकती है और कौन से ऑर्डर जिनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। लिहाजा ये आप मुकम्मल ऑर्डर एक दफ़ा बेरेक्ट से लाजमी पढ़ें। और जो आज हमने ऑर्डर किए हैं यही सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर और इनके जो रूल्स हैं वो भी सारे हमने कर लिए हैं, इन्हें आप अच्छी तरह कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं।